हाँ बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। इस एज को लगाने के 5 स्टेप्स है। उस 5 स्टेप में पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि 5 कंडीशन होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाना चाहिए और पार्टीज कमिटेड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? पेमेंट राइट और ऑब्लिगेशंस मुझे पता होना चाहिए हर एक पार्टी के कि मुझे क्या करना है, सामने वाले को पता होना चाहिए उसे क्या देना है। इसके बाद तीसरी कंडीशंस क्या थी? पेमेंट टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। चौथी कंडीशन क्या थी? कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। और पांचवा क्या था? कि पैसा आ जाएगा, इसके बारे में प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए। तो अब उसी को सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए ये बात कर रहे हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल राइट्स, मेरे मतलब आपने, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ मैंने क्या किया, मेरे पास एक रिजॉर्ट है या मैरिज प्लेस टाइप का है जो मैं आगे क्या देता हूँ किराए पर, मैरिज के लिए या किसी भी इवेंट के लिए। आप मेरे पास आए, आपने बोला कि इतनी इतनी तारीख को हमें क्या चाहिए, ये रिजॉर्ट चाहिए, इतनी तारीख को 25 तारीख को ये रिजॉर्ट चाहिए। आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया, और कुछ रुपए आप टोकन मनी के तौर पर दे भी गए और कुछ रुपए टोकन मनी के तौर पर एडवांस दे भी गए आप, ठीक है। इसके अलावा आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया कि क्या डेकोरेशन करनी होगी, किस तरह का। अब रिजॉर्ट चाहिए तो आप बता कर जाते हैं कि रिजॉर्ट तो है ही है, इसके अलावा ये डेकोरेशन आपने मुझे बोला कि हाँ डेकोरेशन और चाहिएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बताया। तो अभी तक ये नहीं बताया कि क्या आपको क्या सर्विसेज चाहिए, तो ये पता नहीं लग रहा। ईच पार्टीज राइट्स, जो सेकंड कंडीशन थी कि हर पार्टी को अपने राइट पता होना चाहिए कि क्या सर्विस मिलने वाली है और ये सब, तो मुझे पता नहीं लग रहा। बस आपने बोल दिया कि 20 तारीख को ये रिजॉर्ट हम बुक कर रहे हैं और डेकोरेशन कैसे करनी है, कि क्या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी है, किस तरह से क्या करना है, कहाँ पर आपको टेंट लगाने हैं, ये सब कुछ नहीं बताया आपने। बस आपने क्या करा, मुझे कुछ रुपए क्या कर दिए, दे दिए और बोल दिया कि इतनी तारीख को बुक है। तो मैं इसको क्या नहीं मान सकता कि कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हुआ है, ये मान नहीं सकता। अब ये रुपए पड़े हैं मेरे पास, 25 को आप आए नहीं, या 20 जो भी डेट फिक्स की थी 20 तारीख को आप आए नहीं, वो डेट निकल चुकी है। हमारे बाद बीच में ये बात हुई थी कि अगर आप आगे नहीं आए तो ये पैसा मेरा हो जाएगा और ये रिफंड नहीं होगा। तो आज आपने बुक किया, आज आपने मुझे रुपए दिए, बुक किया, बाकी कुछ नहीं बता कर गए किस तरह की डेकोरेशन और क्या करना है, तो मेरे पास रुपए तो आ गए, इसी दिन मेरे पास रुपए आ गए। क्या मैं इसको रेवेन्यू बुक कर लूँ? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो ये कहता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई ना हो, मतलब पैरा 9, वो जब पांचों कंडीशन थी वो पैरा 9 में थी। तो इफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ पैरा 9 वाली वो शर्तें पूरी ना हो, तब तक आप इसको रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। फिर पैरा 15 एक एक्सेप्शन देता है कि कब रेवेन्यू बुक कर लेना। भाई आप मुझे बताओ कब रेवेन्यू बुक कर लूँ मैं? 20 तारीख को आप नहीं आए, 20 तारीख हमने फिक्स की थी, आपने बोला था हम बता देंगे डेकोरेशन, आप मेरे पास आए 1 तारीख को, 20 तारीख फिक्स करके चले गए। आपने बताया था कि इन बिटवीन हम आपको बता देंगे क्या डेकोरेशन है 5-7 दिनों में और ये सब। अब आपके कोई डेथ होगी, कोरोना हो गया, भगवान जाने जो भी है, जिस किसी भी रीजन से आप क्या है मेरे पास नहीं आए, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि 20 तारीख तक आप नहीं आए तो क्या होगा, मैं पैसा रिफंड नहीं करूँगा। फिर मैं 20 तारीख को पैसा रिफंड नहीं करूँगा, ठीक है। 20 तारीख तक का टाइम है आपके पास, तो 20th को कोई बुकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो तब ये कहता है कि पैरा 15 अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है और अमाउंट नॉन रिफंडेबल है तब रेवेन्यू बुक कर लेना। तो 1 तारीख को आप कुछ रुपए दे के गए मुझे, मैं कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैरा 9 वाली पांचों कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी। पैरा 9 कौन सा था? जो 5 कंडीशन बताई थी ना आपको, पहली क्या थी जिसमें से कि पार्टीज ने अप्रूव कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, और क्या है, पार्टीज कमिटेड है। तो आपने मुझे रुपए तो दे दिए थे, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता, कि मुझे यही नहीं पता लग रहा था सर्विस क्या देनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट की पांचों शर्तें वो पूरी नहीं हो रही थी। सेकंड पॉइंट ये भी तो था, दोनों पार्टीज के राइट ऑब्लिगेशंस क्या होने चाहिए, राइट्स पता होना चाहिए दोनों पार्टी को रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज। तो मुझे नहीं पता, या तुम्हें भी ये नहीं पता कि क्या मिलने वाला है जब तक आपने मुझे बताया नहीं। बस आपने बुकिंग के एज ए टोकन मनी है दे दिया, 20 तारीख निकल गई, कुछ नहीं हुआ, तो मैं 20 तारीख को रेवेन्यू बुक कर लूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है और अमाउंट क्या है, नॉन रिफंडेबल है। मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल लिया था कि आपको दोनों जगह आप बुकिंग करवा गए, ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह आप बुकिंग करा गए कि हम 2 महीने के अंदर रुपए दे जाएंगे। अगर 2 महीने के बाद रुपए नहीं, 2 महीने के अंदर रुपए नहीं दिए तो आप ये पैसा फॉरफिट कर लेना। एक डीएलएफ और एक अंसल, याद है ना, एग्जांपल दिया था। तो आप डीएलएफ वाला तो आपने फाइनल कर दिया, अब अंसल वाला दूसरे महीने के एंड में रेवेन्यू बुक कर लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है और अमाउंट क्या है, नॉन रिफंडेबल। और दूसरा केस ये क्या कहता है कि अगर पैरा 9 की शर्तें पूरी नहीं हो रही तब आप क्या कर देना, तब रेवेन्यू बुक कर लेना जब नो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग। मेरे पार्ट पर, एक बार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बहुत बड़ा टर्म है, हम इसको बाद में बात करेंगे, आप सब ये समझ लो कि मेरे पार्ट पर कुछ भी पेंडिंग नहीं है। नो पेंडिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पेंडिंग है इसके अंदर वर्ड, ठीक है, लिखा नहीं हुआ। एंड एंटिटी हैज रिसीव्ड ऑल और सब्सटेंशियली ऑल द कंसीडरेशन। अब मेरे और आपके अच्छे टर्म्स है, मेरे और आपके अच्छे टर्म्स है। आप 1 तारीख को आते हो इस रिजॉर्ट को बुक करने, आपने बोला कि 20 तारीख को ये इवेंट है, ये चाहिएगा, सॉरी ये चाहिएगा, ये क्लियर नहीं किया, आपने रुपए दे दिए। फिर 4 तारीख को फ़ोन आता है आपका कि क्या करना है,
ऐसे ऐसे कर देना टेंट का। अभी भी आपने पूरी बातें नहीं बताई, सिर्फ किसका बता दिया, टेंट का। मैंने वैसे वैसे अरेंजमेंट कर दिया। फिर 15 को आपका फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे ये डेकोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का ये फिटिंग ऐसे ऐसे चाहिएगी। मैं कहा ठीक है। आप जैसे जैसे कहते गए मैं करता गया। कभी भी आपने बिल्कुल क्लियर कट सेकंड कंडीशन पूरी नहीं की। मुझे आपको आपने सेकंड कंडीशन क्या थी कि ईच पार्टीज राइट्स रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज इज आइडेंटिफाइड। तो मुझे क्लियर है, वो क्लियर ही नहीं हो रहा था। आप जैसे जैसे बोल रहे थे मैं करता जा रहा था, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता लग रहा था कि 20 तारीख को फाइनली मुझे धीरे धीरे करना क्या है। फाइनली मुझे करना है क्या। आप धीरे धीरे बताते गए, वैसी व्यवस्था तो मैं करता गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा था। और 20 तारीख को आपने आपने बोला कि 20 तारीख को टाइम पे बोला कि ये स्वीट्स भी मंगवा दो, मैंने मंगवा दिया। ठीक है, आपने मुझे क्या कर दिया। और प्रोग्रेसिव पेमेंट भी मैं आपसे लेता रहा। आपने बोला टेंट का करवा दो तो मैं कहा इतने रुपये लगेगा, मैंने आपने बोला इस चीज़ का ये करवा दो, मैं इतने रुपये लगता है। तो सारा कभी भी पेमेंट, अब मुझे लास्ट टाइम तक, एंड मोमेंट तक मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था कि आपको चाहिए क्या। आप जैसे जैसे बोल रहे थे मैं करता जा रहा था। मुझे पता है कि ये पैसे नहीं खाएगा, मेरा पुराना क्लाइंट है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो रहा था। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि पैरा 9 था ना, उसकी सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी। सेकंड कंडीशन एक बार मैं बोल के बता रहा हूँ, एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट्स रिगार्डिंग द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। तो आपने मुझे पहले दिन बोला कि 20 तारीख को बुक चाहिए और हम आपको बता देंगे क्या क्या चाहिए। आपने मुझे बताया नहीं। तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि मैं नहीं पता लग रहा था कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। आपने थोड़े दिन बाद 20 से पहले कुछ फ़ोन किया, ऐसा ऐसा और करा देना। मैंने उसका अरेंजमेंट कर लिया। आपने बोला ये और करा देना, ये फिटिंग और करा देना, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऐसे डेकोरेशन लगनी चाहिए। आपने बोला इस तरह के टेंट होने चाहिए। आपने उस टाइम पर बोला कि इस तरह का खाना भी मंगवा दो। मैं सब कुछ करता गया और आप भी मुझे सब कुछ रुपए देते गए। तो एंड मोमेंट तक मुझे ये नहीं पता था आपको क्या चाहिए। बस जो जो आप करवा रहे थे मैं करता जा रहा था, और लास्ट में आपने बोला कि हाँ आपने ठीक ठाक काम कर दिया। अब मैं क्या बोलूँ, मेरा कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पेंडिंग बचा है इसमें? नहीं। और मैंने सब्सटेंशियली ऑल, या सारा कंसीडरेशन या सब्सटेंशियली ऑल पैसा मुझे मिल गया है, तो बात खत्म। ये भी कैंसिल जैसी बात है। तो ये कहता है कि बहुत बार ऐसा होगा, जैसे जैसे सामना बोला बोलता रहेगा, आप करते रहोगे, कभी भी आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि क्या करना चाहते हो, लेकिन लास्ट तक आपने काम करते गए और आपको पैसा मिलता गया, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, आपके पार्ट पर कुछ पेंडिंग नहीं है और आपको पैसे मिल गए। ये दोनों बातें किसमें लिखी हुई है? पैरा 15 में। पैरा 15 क्या कहता है? रेवेन्यू बुक कर लेना अगर कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई ना हो तो भी, लेकिन शर्त क्या है? या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है और पैसा नॉन रिफंडेबल है, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट में आपके पार्ट पर कुछ भी पेंडिंग नहीं रहा, और क्या है, आपने जो करना था वो आपने कर दिया, प्लस उसने आपको पैसा दे दिया। सब्सटेंशियली वो कंसिडरेशन मिल गया। थोड़ा बहुत बाकी रखेगा वो लास्ट में, लेकिन क्या ज़्यादातर मिल गया। 20 तारीख निकल गई है, लगभग पैसा भी उसने दे दिया। और उसके बाद क्या है, अब रेवेन्यू बुक कर लो उसको। अब कोई उसको बताओ, उसको एडवांस रखने का मतलब भी नहीं है ना। अब उसको एडवांस रखने का कोई मतलब तो है नहीं। अब इसके बाद में दो बातें आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद में पहला ही स्टेप चलता है, स्टेप 1 क्या? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। उसी में ही है कॉम्बिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो टॉपिक एएस में भी इसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पर वापस आ जाऊँगा जब मैं स्टेप 2 समझा दूंगा आपको। स्टेप 2 क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना। तो आप ऐसे मत घबराना कि छोड़ दिए। आप जब बुक से पढ़ रहे हो तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन और आप कहोगे कि ये वाला टॉपिक तो बोला नहीं। ये करेंगे हम, लेकिन पहले हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन समझ लें, फिर ये समझ में आ पाएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए हम पहले किस पर जा रहे हैं? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन समझ जाएंगे, उसके बाद में हम इस पर आ जाएंगे। आप टेंशन मत लेना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, सारी शर्तें पूरी हो रही है। अब हम दूसरे स्टेप पर आ गए। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या करो? आइडेंटिफाई करो। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, प्रॉमिस टू ट्रांसफर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब दो बातें होती है इसमें। पहली बात ये है, दूसरी अभी मैंने लिखी नहीं है, वो अलग से बात करूंगा। पहली बात क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रॉमिस जो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करने का है। एक ऐसा प्रॉमिस जो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करने का है। और डिस्टिंक्ट हम कब मानेंगे? डिस्टिंक्ट हम तब मानते हैं जब ये दोनों शर्तें पूरी हो। जब ये दोनों शर्तें क्या हो? पूरी हो। डिस्टिंक्ट तभी माना जाएगा जब ये दोनों शर्तें पूरी हो। दोनों शर्तें क्या है? कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड सर्विस इधर ऑन इट्स ओन और अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। कस्टमर जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसका, अब देखो हमने एग्जाम्पल किसका लिया था? कार का। कार में मैंने आपको एक तो कार सेल करनी थी और एक क्या करना था? बोलो ना, मेंटेनेंस सर्विस देनी थी। तो
तो क्या ये डिस्टिंक्ट है या एक ही है, क्या ये डिस्टिंक्ट है या एक ही है, ये बात मुझे आपसे करनी है, ठीक है। अब तो डिटेल में बात करेंगे, कार वाला एग्जांपल तो बहुत छोटा लगेगा तुम्हें। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज ईदर ऑन इट्स ओन और अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। जो काम मैंने तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपके लिए 3 काम करने हैं, मैं एग्जांपल लूँगा तब क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार सुनो, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके लिए आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन करना है मैंने आपके लिए, आप शॉपिंग मॉल बनवा रहे हो मुझसे और मैंने आपको इसके लिए शॉपिंग मॉल बनाकर देना है, जिसके लिए आप मुझे 1 करोड़ रुपये दे रहे हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो चुका है। अब इसमें 3 काम करने पड़ेंगे मुझे, डिज़ाइन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बाद में इनको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लम्बर वाला काम भी करना पड़ेगा, वायरिंग वाला काम, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम और कई सारे काम करने पड़ेंगे। तो पहला क्या है, अगर इन तीनों कामों का मैं अलग अलग बेनिफिट ले सकता हूँ, मैं पहले काम का बेनिफिट ले सकता हूँ, पहला काम हो गया, पहला काम का मैं इतना पहला काम हो गया, इसी का मैं अलग से बेनिफिट ले सकता हूँ। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड सर्विसेज ईदर ऑन इट्स ओन और अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मैं अलग से बेनिफिट ले सकता हूँ। अलग से बेनिफिट लेने का मतलब क्या है, या तो इसी चीज़ का अलग से बेनिफिट ले लूँ, या जो दूसरा और तीसरा काम अभी पेंडिंग है वो मैं किसी और अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज से करवा सकता हूँ। आपने आधा काम इतना करके छोड़ दिया तो मैं दूसरा और तीसरा किसी और से करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसका अपने आप से, मतलब तुम्हारे बिना मैं अलग से इसका क्या ले सकता हूँ, बेनिफिट। 3 काम करने हैं आपने, पहला काम क्या हो गया। अब मैं इस पहले काम का बेनिफिट ले सकता हूँ अलग से, तो ये डिस्टिंक्ट हो जाएगा अगर ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई तो। पहले काम का मैं अलग से बेनिफिट ही नहीं ले सकता विदाउट सेकंड एंड थर्ड, और अलग से बेनिफिट लेने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा काम और दूसरे के बिना इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि दूसरा मैं किसी और से करवा के भी बेनिफिट ले लूँगा तो मैं ले सकता हूँ, मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। यानी इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के बिना पहले का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपने पहला कर दिया, दूसरे के बिना नहीं मिलता तो दूसरा कोई और कर सकता है, यस, तो मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। तो कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज इधर ऑन इट्स ओन, या तो इस पहले का खुद का, ऑन इट्स ओन मतलब अपने आप से बेनिफिट ले लूँ, और अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, दूसरा काम मेरे पास दूसरी चीज़ पहले से ही अवेलेबल है, या दूसरी चीज़ मैं कहीं और से भी करवा सकता हूँ। तो ये एस कहता है कि अगर ये दूसरी और तीसरी आप अलग से बेचते हो तो मान लेना कि दूसरे भी अलग से बेच सकते हैं। आप अगर दूसरा काम और तीसरा काम अलग से करते हो विदाउट फर्स्ट, तो मान लेना कि आप क्या है, दूसरे भी अलग से बेचते हैं। अब मान लो कि पहला काम का बेनिफिट दूसरे के बिना नहीं मिल सकता, पहले का बेनिफिट दूसरे के बिना नहीं मिल सकता, और दूसरा कस्टमर कहीं और से भी नहीं ले सकता, मेरे से ही लेना पड़ेगा। दूसरा कस्टमर कहीं और से भी नहीं ले सकता, सिर्फ मेरे से ही लेना पड़ेगा, तो उसके पास कोई अवेलेबल रिसोर्स नहीं है। तो पहले, लेकिन तीसरा अलग से हो जाता है, तीसरा अलग से हो जाता है, तो फिर क्या है, ये अलग है, ये अलग है। अज्यूमिंग दिस कंडीशन इज ऑल्सो मेट। तो आपको क्या देखना है, अगर किसी काम में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 काम में, 2 में से पहला और दूसरा, पहला काम का बेनिफिट कस्टमर ले सकता है अपने आप से, इसका इतने का ही बेनिफिट मिल जाएगा, या इसके लिए अगर दूसरा जरूरी है तो कस्टमर दूसरा कहीं और से ऑब्टेन कर सकता है। तो फिर क्या है, ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। फिर ये क्या है, डिस्टिंक्ट। जैसे मैं अपने कार वाले बेसिक एग्जांपल पर आऊँ, कार वाले बेसिक एग्जांपल पर आऊँ तो उसमें क्या है, कार प्लस मेंटेनेंस था, तो कार का मैं अलग से बेनिफिट ले सकता हूँ, यस ले सकता हूँ, ठीक है। और मेंटेनेंस के बिना नहीं भी ले सकता, और मेंटेनेंस जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसके अलावा दूसरे भी तो कर देते हैं। तो कस्टमर कैन बेनिफिट